बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनली हम लोगों का पेपर आज पूरा हुआ। सीए फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 चारों आज पूरे हो गए। और जैसा कि मैं हर बार आपके सामने आके इमीडिएट 4 बजे पेपर खत्म होता है, 4:15 बजे हमारा सोल्यूशन शुरू हो जाता है। तो वी आर नाउ गोइंग टू सी द मैराथन सॉल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर 4। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग तुरंत अपने सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। मैं आज का सेशन पिछली बार से भी जरा फास्ट करूंगा। हर बार हम लोग पिछली बार से टाइम कम लेते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है? मैन मीन्स वुमेन ऑल्सो। तो टेक द थिंग्स इन अ वेरी वेरी ह्यूमरस मैनर। लेट्स स्टार्ट द सेशन इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो CZAH है। CZAH का मतलब हो गया दोस्तों, ये कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है आपके पास कोई दूसरी सीरीज आई हो। पूरे कंट्री में अलग अलग शहरों में अलग अलग सीरीजेस आई हुई हैं, तो क्वेश्चन सारे सेम होंगे, बट उसके अंदर के ऑप्शंस की नंबरिंग का पैटर्न, क्वेश्चंस की नंबरिंग का पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है। ICI के ये सब इंटरनल चेकलिस्ट हैं, बट ओवरऑल 100 क्वेश्चंस विल बी द सेम। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी मेनली डज नॉट डील विद। देखो बेटा, एक वर्ड आ गया, डज नॉट डील विद। अब ICI की ये बदमाशी है, आप जानते हैं। हर बार हमारे सेशन में मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये लोग हमेशा रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं। ये नहीं पूछ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद। डील्स विद वाला क्वेश्चन इजी हो जाता है, उसका एक ही आंसर होता है। ये आपसे पूछ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डज नॉट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल तो यार पूरे कंट्री का होता है ना, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, थ्राव। तो वो माइक्रो कहां हुआ, वो तो मैक्रो हुआ। तो डज नॉट डील विद स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर, बट आगे भी देखते हैं। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग में माइक्रो ही होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस में माइक्रो ही होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में माइक्रो ही होता है। इसका मतलब ये देखिए, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इज नॉट डेल्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको इसका मॉड्यूल का पेज नंबर भी दिखा देता हूं, ठीक है? ये देखिए, मॉड्यूल के पेज नंबर 1.11 में साफ दिया हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज में पहला डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग अपने ऑप्शन में था। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस अपने ऑप्शन में था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी अपने ऑप्शन में था। तो देखिए, 3 ऑप्शंस मॉड्यूल के थे और चौथा ही ऑप्शन हम लोगों का स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल उन 3 ऑप्शंस में नहीं था। तो सीधे देखिए, ICI ने मेहनत भी नहीं करी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 मॉड्यूल से उठा कॉपी करे और चौथा कुछ भी दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स। फिर से देखिए, इन्होंने नॉट करेक्ट दे दिया, यानी कि 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, ठीक है? बिजनेस इकोनॉमिक हेल्प्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स यस, हेल्प करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ नैरो स्कोप इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक्स, ये भी आंसर हमारा ठीक ही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सॉरी, इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, बदमाशी कर दी यहां ICI ने। आम बच्चा इस क्वेश्चन को इतनी फास्ट नहीं कर पाएगा। है ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन, मैं आपको भी ढूंढ के देता हूं। और डी ऑप्शन भी हमारा सही बैठेगा। इन्होंने सी ऑप्शन में रिवर्स कर दिया, ठीक है? इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इससे उल्टा होगा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। मॉड्यूल में आ जाऊं, मॉड्यूल का पेज नंबर 1.13 में देखिए, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था मैंने आपको लिखा था डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा। देखिए, इसी से इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। ये देखिए, ब्रांचेस दी हुई हैं। ब्रांचेस में एक की ब्रांच इकोनॉमिक्स है, एक की ब्रांच बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स में लिखा है इट इज अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, और ऑप्शन में दे दिया इकोनॉमिक्स में। देख रहे हैं, है वो एक्सप्लेनेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स का, लेकिन दे दिया इकोनॉमिक्स में। इससे क्या हुआ, इन्होंने क्वेश्चन को बहुत कठिन बना के पेश कर दिया। वाओ, व्हाट अ वे टू आस्क द क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, जिसका आंसर देना आसान नहीं है। सी ऑप्शंस में इन्होंने रिवर्स कर दिया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं। कमांड इकोनॉमी इज अनदर नेम फॉर। सी ऑप्शन इजी है।
कमांड इकोनॉमी इज अनदर नेम फॉर सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें मैं आपको पेज नंबर वगैरह ज्यादा नहीं बताऊंगा, वैसे फिलहाल आप देख लीजिएगा पेज नंबर 1.23 में दिया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट। अब तो हम लोग भी समझ चुके हैं इनके सारे ब्रह्मास्त्र कि किस तरीके से बार बार नॉट पे गेम खेल रहे हैं। करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, यस फास्ट करती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट इकोनॉमी होती है। कलेक्टिव ओनरशिप, नो, कलेक्टिव ओनरशिप नहीं होती है, इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। कलेक्टिव ओनरशिप होती है किसमें? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है, यस। इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यस। तो इसमें हमारे सामने बहुत जल्दी हमारा 4 का आंसर बी आ गया। सब कुछ मॉड्यूल में दिया हुआ है, पेज नंबर 1.19 में आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन इकोनॉमी एग्जिस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फैक्ट्स। इन्होंने कहा एन इकोनॉमी एग्जिस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फैक्ट्स। ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, यस, एंड रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं, रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया। ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्कैर्स, नहीं, ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड होती हैं। रिसोर्स स्कैर्स सही है, लेकिन ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। बी भी रॉन्ग हो गया। सी, ह्यूमन वांट्स एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज बोथ आर अनलिमिटेड, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यस, एंड रिसोर्सेज आर स्कैर्स, यस। डी ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, कठिन बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा है, कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको रीड करके करना पड़ेगा। पेज नंबर 1.3 में हेडिंग में दिया हुआ है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्कैर्स, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, आइए हम लोग जल्दी से। कमोडिटीज फॉर विच क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम एंड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड दिस लेवल आर कॉल्ड। मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस एक सर्टेन लेवल तक ऑफ इनकम, मतलब जब आमदनी बढ़ती है तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन डिमांड एक लेवल तक ही बढ़ती है, डिमांड एक लेवल तक ही बढ़ती है। एंड डिक्रीजन विद एन इनकम विद एन इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड दिस लेवल, ये है हमारा की पॉइंट। ये हमारा की पॉइंट है कि अगर आमदनी बढ़ेगी तो इन चीजों की डिमांड घटेगी। आमदनी बढ़ी, इनकम बढ़ी और डिमांड घटी, तो ये हम लोगों को मालूम है कि ये इंफीरियर गुड्स में होता है, और इंफीरियर गुड्स पेज नंबर 2.6 में दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। तो मैं इजी टफ भी बताता जाऊंगा। तो अभी 1-2 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आए हैं 6 में से, बाकी इजी आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाईली प्राइस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय, आई रिपीट, हाईली प्राइस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल, हाँ ठीक है, टू सेटिस्फाई द कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, ठीक है, टू सेटिस्फाई द कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, दिस इज कॉल्ड, इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, अपना कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, यानी कि लग्जूरियस कंजम्पशन पूरा करने के लिए लोग जो अपनी जरूरतें सेटिस्फाई करते हैं उसे हम वेबलिन इफेक्ट कहते हैं। और वेबलिन इफेक्ट हम लोगों को मॉड्यूल के पेज नंबर 2.7 पे दिया हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अमर सर आंसर भी दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, पेज नंबर भी बता रहे हैं। बेटा पेज नंबर इसलिए बताता जा रहा हूं कि अभी तो मेरा ये मैराथन सेशन है, मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको विद इन एन आवर, ठीक है, लेकिन जब घर जाके आप एनालिसिस करेंगे आप सोचेंगे नहीं मेरे हिसाब से तो स्नॉब इफेक्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, तो मैं पेज नंबर लिख के दे रहा हूं कि आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आप चैट पे कमेंट भी कर दीजिएगा। 100 क्वेश्चंस में से एक आध क्वेश्चंस के पेज नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं कि मैंने कोई और व्यू पॉइंट से आंसर दिया है, तुमने किसी और व्यू पॉइंट से समझा है, हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे उसको, बट एक्चुअली अभी आई एम रशिंग। क्वेश्चन नंबर 8, an expectation that price will fall in future will lead to, price will fall in future, हमको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस गिरेगा, फ्यूचर में प्राइस गिरेगा, यानी कि अभी प्राइस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये फैक्टर अदर देन प्राइस है, यानी कि इसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर कल को प्राइस गिरने की बात हो रही है, ठीक है, एंड expectation that price will fall in future will lead to downward movement along the same demand curve, along the same है इसका मतलब ये wrong हो गया, upward movement along the same है ये भी wrong हो गया,
राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, राइटवर्ड ऑफ द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व का मतलब डिमांड बढ़ रही है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व यानी कि डिमांड घट रही है। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस है द प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर, तुमको पता है कोई चीज कल सस्ती होने वाली है, तो आज तुम उसको डिमांड क्यों करोगे? आज तुम उसको डिमांड नहीं करोगे, आज तुम उसकी डिमांड कम कर दोगे। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। बहुत कठिन नहीं है, क्वेश्चन इजी था, पेज नंबर 2.2 पे मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स, 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स बाय कर रहा है कंज्यूमर at a price of 6 per unit. Suppose the price elasticity of demand is -3. At what price will he buy 80 units? तो फॉर्मूला हम लोगों को इसका पता ही है, आइए एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता था? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। आप लोग को याद होगा, आप लोग को बताया हुआ था कि अक्सर वो लोग इलास्टिसिटी दे देंगे और कोई एक पैरामीटर नहीं देंगे। तो आइए लिखना शुरू कर देते हैं यहां पे इसको। डेल्टा क्यू 100 माइनस 80 अपॉन क्यू है 100 इंटू पी दिया हुआ है 6 अपॉन डेल्टा पी नहीं दिया हुआ है, और इलास्टिसिटी दी है कितनी? -3। ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर दिया तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 6/15 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो 6 माइनस पी इज इक्वल टू प्लस 0.4। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा P इक्वल टू 6.4। माइनस इधर चला जाएगा, माइनस है ये, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 6.4 हमारा आंसर आ गया, और 6.4 मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन नंबर सी से। इज दैट ओके एवरीवन? तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक था जो कि हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। इफ टोटल रेवेन्यू ऑफ गुड्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन प्राइस, डिमांड फॉर द गुड इज सेड टू बी, डिमांड ऑफ गुड इज सेड टू बी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इलास्टिक के बाद बी यूनिटरी इलास्टिक, सी इन इलास्टिक एंड डी इनफाइनाइट इलास्टिक। देखिए इन्होंने क्या साफ साफ बोला, टोटल रेवेन्यू ऑफ गुड इंक्रीजेस, ठीक है ना, विद एन इंक्रीज इन प्राइस डिमांड फॉर द गुड इज सेड टू बी। अब इंक्रीज इन प्राइस है तो कोई चीज अगर महंगी हो गई तो भी उसकी डिमांड कम नहीं होगी, कोई चीज अगर महंगी हो गई तो भी उसकी डिमांड कम नहीं होगी, फिर भी वो क्या होंगे, फिर भी वो सेम उतने ही डिमांड करे जाएंगे, तो उसकी वजह से आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो वो इनइलास्टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? इनइलास्टिक। मतलब उतनी ही डिमांड करोगे तो भी, दवाइयां हैं महंगी हो जाएं तो भी तुम उतनी ही डिमांड करोगे दवाइयों को, तो उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ज्यादा रुपए की सेल होगी दवाइयां। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement is not true while determining price elasticity? Which of the following statement is not true? तो कौन सा not true है, आइए जरा देखें। goods which have close or perfect substitutes, goods which have close or perfect substitutes have highly elastic demand। मतलब अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे, इनका सबका अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का? एक्वाफिना एंड बिस्लेरी। एक्वाफिना एंड बिस्लेरी में फिर क्या होगी, उनकी हाई इलास्टिसिटी होगी, तो इसका आंसर क्या है? सही है, तो ये ट्रू है, टी। क्वेश्चन नंबर बी, बी क्या कह रहा है? द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी जनरली द लेसर विल बी द इलास्टिसिटी। यानी कि ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, बहुत इनकम का बड़ा हिस्सा उस पर स्पेंड करते हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, डायमंड्स खरीद रहे हैं, द लेसर विल बी द इलास्टिसिटी। अरे लेसर क्यों होगी इलास्टिसिटी? हाई इलास्टिसिटी होगी ना,
ऐसी चीजें उनमें हाई इलास्टिसिटी होगी। उसके बाद आ जाए सी, नेसेसिटीज आर जनरली प्राइस इन इलास्टिक। नेसेसिटीज आर जनरली प्राइस इन इलास्टिक। नेसेसिटीज का प्राइस ऊपर हो या नीचे हो, नेसेसिटीज ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, तो ये भी ट्रू है। द मोर पॉसिबल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी ग्रेटर विल बी इज प्राइस इलास्टिसिटी। आई रिपीट, द मोर पॉसिबल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी ग्रेटर विल बी इज प्राइस इलास्टिसिटी। जितने ज्यादा पॉसिबल यूजेस होंगे, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रेटर विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी, ये भी ट्रू है। तो बी ऑप्शन एक ऐसा समझ में आ रहा है जो ए, सी और डी के आगे स्टैंड नहीं कर पा रहा है। द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी जनरली द लेसर विल बी द इलास्टिसिटी, यही नॉट ट्रू समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 11 का बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 12th। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं अब, क्योंकि अब मोमेंटम गेन कर लिया हम लोगों ने, इको क्वेश्चंस हम लोग को आने लग गए हैं। When two goods are complementary, the cross elasticity between them will be, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, पेन और इंक, पेन और इंक की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? अगर पेन की डिमांड बढ़ती है तो इंक की डिमांड के साथ क्या होगा? ठीक है ना, तो होगा ये कि अगर पेन का प्राइस बढ़ता है, सुनना ध्यान से, अगर पेन का प्राइस बढ़ता है तो पेन की डिमांड घट जाएगी, पेन की डिमांड घट जाएगी तो इंक की डिमांड घट जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, when total utility is increasing at a decreasing rate, utility is increasing at a decreasing rate, ठीक है, then marginal utility is equal to total utility, total utility is increasing at a decreasing rate, यानी कि जो नेक्स्ट वाला हमारा मार्जिनल आया है वो पिछले वाले से कम आया है, तो मार्जिनल यूटिलिटीज इक्वल नो। 13 का बी, मार्जिनल यूटिलिटीज डिक्रीजिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, हां डिक्रीजिंग भी है पॉजिटिव भी है, यस। मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कैसे करेगी? मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, अगर जीरो हो जाएगी तो इंक्रीज कैसे करेगी? मेन कीवर्ड क्या? इंक्रीजिंग है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, due to an increase in price of product X from 100 to 110, quantity supplied increases from 150 to 200. Calculate the elasticity of supply using arc elasticity method. Arc elasticity method का मतलब क्या होता है? Q upon Q1 plus Q0 multiply by P1 plus P0 upon delta P. डेल्टा क्यू साफ दिख रहा है, 150 और 200 के बीच में डेल्टा क्यू 50 हो गया, अपॉन Q1 प्लस Q0 150 प्लस 200 350, 50 बाय 350 इंटू P1 प्लस P0 100 प्लस 110 हो गया 210, अपॉन डेल्टा P 10, इसको सॉल्व किया, 50 अपॉन 350 इंटू 200 बटे 10, 50 350 कट जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 आ जाएगा पूरा आंसर हमारा, यानी कि बी हो गया। 14th हो गया, 15th में आ जाए। द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड्स एक्स एंड वाई होल्डिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट इज नोन एज, एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, एक्सचेंज वर्ड लिखा हुआ है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट्स प्रीटी इजी। 15, ठीक है, पेज नंबर 2.62 पे देख लीजिएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉर्म ऑफ कैपिटल विच परफॉर्म्स इट्स फंक्शन इन प्रोडक्शन इन अ सिंगल यूज एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज इज टर्म्ड एज, इन सिंगल यूज, एक बार में ही वो कैपिटल बिक गई। फिक्स कैपिटल सिंगल यूज नहीं होती, बार बार यूज होती है, रियल कैपिटल भी यूज होती है, इनटैंजिबल तो गुडविल वगैरह होती है, सर्कुलेटिंग कैपिटल हमारा आंसर सही है, 16th का आंसर भी हो गया, पेज नंबर 3.9 में अवेलेबल है हमारा, ठीक है। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं, सर्वाइवल ग्रोथ एक्सपेंशन कम्स अंडर, भाई दुकान खोली है तो पहले सर्वाइव करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा तो हम लोगों को क्या करना है?
ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। बेसिक ऑब्जेक्टिव है तो ये हमारा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव तो सर्विस मोटिव होता है, नेशनल ऑब्जेक्टिव तो लाइक टैक्सेस सही से भर दो एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ वेरियस इनपुट दैट आर रिक्वायर्ड टू यील्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज नोन एज मिनिमम क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी डी? मिनिमम क्वांटिटी। तो मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ वेरियस इनपुट्स रिक्वायर्ड टू गिवन यील्ड ऑफ आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का रेशियो इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। इनपुट आउटपुट का रेशियो प्रोडक्शन फंक्शन है। पेज नंबर 3.20 पे देख लीजिए प्लीज। आर वी ओके? Question number 19, which of the following is not true about relationship between average product and marginal product? Not true about relationship between average product and marginal product. ये भी बहुत known question है हमारा। When average product rises as a result of increase in quantity of variable input, marginal product is more than average. Yes. जब marginal ज्यादा है, आपके बोर्ड्स के 5 पेपर का एवरेज 90 है और छठे पेपर की वजह से एवरेज 90 प्लस हो गया, इसका मतलब छठे पेपर में एवरेज से ज्यादा नंबर आए, मार्जिनल इज मोर देन एवरेज। बी, द एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल इज इक्वल टू एवरेज। यस, ये भी हम लोग को याद है। व्हेन एन एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स, मार्जिनल इज यस, ये भी हम लोग को याद है। व्हेन एवरेज इज नेगेटिव, मार्जिनल बिकम जीरो, ऐसा नहीं है, नो। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया? नो हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या सही हो गया? 19 का डी आंसर सही है। 20, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हम लोग को मालूम है यार। टोटल प्रोडक्ट अगर गिरने लग गया यानी कि मार्जिनल नेगेटिव है। टोटल प्रोडक्ट अगर गिरने लग गया यानी कि मार्जिनल नेगेटिव है। और मार्जिनल नेगेटिव कब होता है? स्टेज 1 में, 2 में, 3 में? ऑफकोर्स स्टेज 3 में। नो मार्क्स फॉर गेसिंग। क्वेश्चन नंबर 21, रिटर्न्स टू स्केल। इजी क्वेश्चंस आने लग गए, देखिए अब थोड़े से इजी क्वेश्चंस आने लग गए। क्वेश्चन नंबर 21, रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू। रिटर्न्स टू स्केल क्या कहता है? रिटर्न्स टू स्केल याद है ना? 1 करोड़ बिजनेस में लगाया, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो 2 करोड़ लगाओगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारे रिटर्न्स टू स्केल हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, चेंज इन आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। As a result of proportionate change. Change in output as a result of proportionate change in all factors of production. Proportionate change in all factors of production. ये बात सही है, फिलहाल बी सही है, क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर्स थोड़ी होता है, सारे फैक्टर्स में चेंज होता है। क्या होता है? सारे फैक्टर्स में चेंज होता है। सी, चेंजेस इन आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन एनी टू, ये भी गलत है। चेंजेस इन आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन फैक्टर प्रोपोर्शंस, नहीं, ये भी गलत है। तो बी हमारा आंसर सही है। पेज नंबर 3.28 में रिटर्न्स टू स्केल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन इज अनदर नेम फॉर। लीनियर है ना, लीनियर होमोजेनियस इज अनदर नेम फॉर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्योंकि साफ निगाहों से दिख गया था। ठीक है, पेज नंबर 3.28 में देख लीजिए। बजट लाइन और बजट constant line which shows the various alternative combination of two factors will be known as। बजट लाइन तो आइसो कॉस्ट लाइन होती है यार। बजट लाइन आइसो कॉस्ट लाइन, बजट लाइन आइसो कॉस्ट लाइन। पेज नंबर 3.30 पे आपको ये मिल जाएगा। पेज नंबर 3.30 पे मिल जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक जरूर आता है कि कोई एक टेबल दे दिया जाता है, उस टेबल पे वर्किंग करके 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो यूज द फॉलोइंग डेटा टू डू क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। अब देखिए 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट अगर 200 है, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट यहां लिखने की कोशिश करते हैं तो यहां तो मार्जिनल कॉस्ट नील हो गई। 200 पे 310 यानी कि 110। आई होप इट इज विजिबल। 310 और 410 100 मार्जिनल कॉस्ट। 410 और 500 90। 500 और 604 104। यहां से देखिए बढ़ना शुरू हो गई। 90 के बाद 80 होनी चाहिए थी लेकिन 104 हो गई। और 604 एंड 710
604, 704, 106, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट की एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गए 200 डिवाइड बाय 200, आंसर इज बी। तो 24 का आंसर बी हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन आपका मॉड्यूल में पेज नंबर 3.42 में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स स्टार्ट टू अकर बिटवीन यूनिट्स। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, देखो पहले 100 था, 100 से 90 हुआ, 90 के बाद 104 इंक्रीजिंग होने लग गया। तो इसका मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट टू अकर बिटवीन यूनिट्स। फर्स्ट वाले का मार्जिनल रिटर्न 110 है, 2 वाले का 100 है, 3 का 100 से 90 है, 90 के बाद इंक्रीजिंग रिटर्न शुरू हो जाता है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न शुरू हो रहा है बिटवीन। तो फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने कहा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। मार्जिनल रिटर्न्स मतलब पिछले वाले मार्जिनल से अगला वाला मार्जिनल कम कहां है, तो आई थिंक 1 से 2 में ही कम हो गया, 2 से 3 में भी कम हो गया। लेकिन इन्होंने कहा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट टू अकर। अगर ये कहते डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स स्टॉप टू अकर तो आंसर 2 to 3 होता, लेकिन स्टार्ट टू अकर में आंसर अब हमारा क्या हो गया, 1 to 2 हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज 45 एंड प्राइस इलास्टिसिटी इज 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को याद ही है। फॉर्मूला क्या था हमारा, MR इज इक्वल टू AR इंटू E माइनस 1 अपॉन E। ठीक है ना। अब AR हमारा यहां दिया ही हुआ है 45 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो 45 इंटू 2 बाय 3, 90 बाय 3 यानी कि 30 आंसर है हमारा। इजी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या हो गया, नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ये फीचर है, ये फीचर है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये फीचर है। इनइलास्टिक डिमांड, अरे नहीं इलास्टिक होती है, तो यानी कि 27 का C इज नॉट अ फीचर, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो गया। 28, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल। इजी क्वेश्चन आ गया ये देखो। अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ AR इज ग्रेटर देन मिनिमम ABC। नहीं, फिर तो उसको जब ग्रेटर है तो प्रोड्यूस करना चाहिए। AR इज इक्वल टू ATC, प्रोड्यूस करना चाहिए। इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट मेट, यही आंसर है। जब वेरिएबल कॉस्ट मेट नहीं हो रही तो उसको प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। ठीक है, 28। 29, which type of market allocates productive resources to producers and helps ensure that those resources are used efficiently। efficiently resources कौन सी market में use होते हैं, which of the type of market allocates productive resources to producers and helps ensure that those resources are used efficiently। product markets, factor market, local market and retail market। okay, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हम लोगों को मैक्सिमम आउटपुट दे, मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। फैक्टर मार्केट हमारे लिए बिल्कुल सही है, इसको आप पेज नंबर 4.4 पे टेकअप कर सकते हैं। द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग आउटपुट टू द लेवल वेयर। मैक्सिमम प्रॉफिट फर्म कब करती है, तो प्रॉफिट मैक्सिमम तब करती है व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। ऐसा तो ठीक है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, इसी पे वो मैक्सिमम कर पाएगी। मार्जिनल, क्योंकि इसमें नए एंट्रेंट्स आ जाएंगे। मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट गलत है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट नहीं होता, मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो ये हमारा आंसर बी सही है। ठीक है, इट्स गिवन एंड मेंशन्ड इन पेज नंबर 4.14। Question number 31. What will happen to the equilibrium price and equilibrium quantity when demand increases and supply decreases? ठीक है, देखिए क्या बोला इन्होंने, डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस। अगर डिमांड बढ़ रही है बेटा, समझ रहे हो, अगर डिमांड बढ़ रही है चीजों की और सप्लाई घट रही है,
यार अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन सप्लाई घट रही है। लेकिन यह नहीं पता चल रहा है कि डिमांड कितनी बढ़ रही है। तो डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज। देखिए जो मैंने लिखा कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई घट रही है, इससे यह तो क्लियर हो गया कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, यस। लेकिन यह नहीं क्लियर हो रहा है कि डिमांड कितनी बढ़ रही है। कहो डिमांड बढ़ी हो 30% और सप्लाई घटी हो 10%, कहो डिमांड बढ़ी हो 10%, सप्लाई घटी हो 30%। तो इसलिए हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए अनसर्टेन रहेंगे। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घट या बढ़ दोनों सकती है। बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी फॉल्स हम नहीं कह सकते हैं। बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल गो अप नहीं कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस तो ग्रो अप ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस बट चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस इज अनसर्टेन, ये भी गलत है। तो यानी कि हम लोग ए ऑप्शन का इसको टिक कर देते हैं। क्या टिक कर रहे हैं? ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सपोज अ सोल ट्रेडर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ 1,20,000। सपोज अ सोल ट्रेडर इज अर्निंग अ रेवेन्यू ऑफ 1,20,000 रेवेन्यू 1,20,000 कमा सकता है एंड इज इंकरिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ 95,000। तो 1,20,000 माइनस 95,000 इज इक्वल टू 25,000 कमा रहा है। इफ द ओनर, किताब का क्वेश्चन है यार ये, इफ द ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी फॉर 30,000 a year, which of the following statement is false? तो अगर 30,000 रुपए में कहीं और काम कर रहा था तो 5,000 का उसका लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। 5,000 का क्या हो रहा है? इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। अ फर्म इज इंकरिंग इकोनॉमिक लॉस ऑफ 5,000, सही आंसर। फर्म इज हैविंग एन अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 25,000। तो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है हमारा 25,000 का, ये भी सही है। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आर 30,000 इफ द ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी फॉर 30,000। इन्होंने कहा है टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज 30,000 और द टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट इज 95,000। अकाउंटिंग कॉस्ट 95,000 है, ठीक है। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट 30,000 जो लिख रहे हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट 30,000 नहीं होगी, इकोनॉमिक कॉस्ट होगी 95,000 प्लस 30,000, 1,25,000 होगी। तो हमारा सी रॉन्ग हो गया। तो सी रॉन्ग हो गया, यही वो पूछ रहे हैं कौन सा रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अकाउंटिंग कॉस्ट इज 95,000, ये भी सही है, ठीक है ना। 32 के बाद आ जाए 33। यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर क्वेश्चन नंबर 32, 33 एंड 34। क्वांटिटी 0, 10, 20, 30, 40। टोटल कॉस्ट 100, 220, 320, 410, 510। उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। 0 पे 100 है, 10 पे 100 से 220 हुआ, यानी कि 120 हो गई मार्जिनल कॉस्ट। 220 से 320 हो गई तो 100 हो गई मार्जिनल कॉस्ट। 320 से 410 हो गई तो ये हो गई 90 हो गई मार्जिनल कॉस्ट। 410 से 510 हो गई तो फिर से हो गई 100। What is the average variable cost when 20 units are produced? Average variable cost हो गई, what is the average variable cost when 20 units are produced? तो 320 माइनस 100 हो गया 220, 220 डिवाइड बाय 20, 220 डिवाइड बाय 20 11 हो गया। तो 33 का आंसर 11 हो गया, सी, ठीक है। बिटवीन 10 एंड 20 यूनिट्स व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट? 10 और 20 के बीच में 100 है, 100 डिवाइड बाय 10, 100 डिवाइड बाय 10, तो 34 का आंसर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट? अब ये इजी क्वेश्चन आ गया। नॉट अ फीचर, सिंगल बायर ऑफ द प्रोडक्ट मोनोपोली में नहीं होता, सिंगल सेलर होता है, तो ए इज नॉट अ फीचर। बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, मार्केट पावर होती है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन?
नॉट अ कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कौन कंडीशन नहीं होता है, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कौन कंडीशन नहीं है। सेलर शुड हैव प्राइस सेटिंग पावर, ये कंडीशन है। सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड द मार्केट इनटू टू सब मार्केट्स, ये भी कंडीशन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट, ये भी कंडीशन है। इट शुड बी पॉसिबल फॉर द बायर्स ऑफ द लो प्राइस मार्केट टू रीसेल, अरे इट शुड नॉट बी पॉसिबल होना चाहिए यार, ये नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अंडर सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये इजी आंसर है। सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस में होलसेलर डिटेलर वाला एग्जांपल दिया था, डिफरेंट क्वांटिटीज सोल्ड वाला होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन डी है 37। 38 में आ जाए, किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इज ऑल्सो कॉल्ड स्वीजी मॉडल, क्योंकि स्वीजी साहब ने दिया था, ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया। मैकेंजी ऑस्कल वगैरह सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 प्रैक्टिकल, तो देखिए कह रहे हैं assume that when price is 30 the quantity demanded is 19 and when price is 28 the quantity demanded is 20 units, what is the marginal revenue resulting from increase in output from 19 units to 20 units। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सेल देखनी पड़ेगी 30 इंटू 19, दूसरा माइनस 28 इंटू 20, ठीक है, ये किया हुआ है आप लोग का 570 माइनस 560 इज इक्वल टू 10 आ गया ना। अब डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू कर दें, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 560 माइनस 570 अपॉन 20 माइनस 19 दैट इज 1, आंसर आ गया -10, तो -10 हमारे बी ऑप्शन में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, The oligopoly market in which few firms come to a common understanding with each other in fixing prices or output or both is called, ठीक है ना। In the oligopoly market in which few firms come on a common understanding in which each other in fixing prices or output is known as, मतलब दोनों लोग एक दूसरे का क्या कर रहे हैं कि किसी एक टॉपिक पे कॉमन आ रहे हैं, तो ये कोल्यूसिव ओलिगोपोली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोल्यूसिव ओलिगोपोली हो जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं, ड्यूरिंग द अपस्विंग फेज ऑफ बिजनेस साइकिल द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज, अपस्विंग फेज है, अपस्विंग फेज का मतलब क्या होता है, अपस्विंग फेज का मतलब होता है ऊपर की तरफ जा रहा है। ड्यूरिंग द अपस्विंग फेज ऑफ बिजनेस साइकिल द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज, इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि अपने मन से अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं ये लोग, तो इन्होंने कहा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो, ये हम लोग को किताब में दिया हुआ है, मैं इसके लिए आपको पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर इज 5.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली during which phase of business cycle, the level of national income and expenditure declines rapidly during which phase of business cycle, decline है ना, decline, decline means throw and depression, ठीक है, easy है ये। Question 43, in all kinds of businesses different phases of business cycle generally occurs as, in all kinds of businesses the different phase of business cycle generally occurs as having perfectly timed cycles, अरे कहां perfectly timed cycles, कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, no fixed time, हाँ ये सही है, cycles but cycles are regular होते हैं, मतलब अपवर्ड है तो डाउनवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड है तो अपवर्ड भी होगा, बट नो फिक्स टाइम होता है। बूम हैव लॉन्गर टाइम पीरियड, नो, डिप्रेशन हैव लॉन्गर टाइम पीरियड, नो, ठीक है, तो बी आंसर हमारा ठीक हो गया। 44, an indicator which gives information about the rate of change of expansion or contraction of an economy is called leading indicator, no, लीडिंग तो वो सब होते हैं ना इन्फ्लेशन वाले, लैगिंग वगैरह अनएम्प्लॉयमेंट नो, बोथ लीडिंग एंड लैगिंग बोथ कोई होता नहीं, को इंसिडेंट इंडिकेटर, ये आंसर सही है, ठीक है। ये हम लोगों को दिया हुआ है पेज नंबर 5.8 में, यू कैन चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 45, देयर इज अ वॉर ऑनगोइंग बिटवीन बोथ द कंट्रीज for last 2 years, now in the current year both countries have signed a peace agreement, both countries have started to rebuild the losses caused due to war,
What type of cause of change in business cycle is this for country A? अरे A हो चाहे B हो यार, has to external causes. वॉर हमेशा क्या होती है? वॉर हमेशा एक्सटर्नल कॉजेज होती है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स? नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये ठीक लग रहा है. आगे देखें. डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स नो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नो. तो 46 का आंसर हमारा ए हो गया. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स? Business use is for forecast. Which one is not a significant? Business uses it to forecast. Yes. Identify sector wise composition. Yes. Assist in making policies. Yes. Assist in making policies related to population growth. ये थोड़ी होता है यार. तो एक्चुअली सारे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं क्या नहीं होता है. 47 के बाद 48. Consider the data in the table given below. Calculate the inflation rate of year 3. ईयर 3 का इन्फ्लेशन रेट निकालना है, ठीक है. तो इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, एक साल का डिफ्लेटर माइनस प्रीवियस ईयर का डिफ्लेटर. तो डिफ्लेटर ऑफ ईयर 3 माइनस डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 डिवाइड बाय डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 इज इक्वल टू 144 माइनस 125 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 अगर करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर 15.20 आ जाएगा. हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15.20. 49 में आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम? 49. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? GNP. It is the market value of all economic goods and services, yes, produced within the domestic territory of a country, yes, including net factor income from abroad. Gross, अच्छा national है ना, national में निफिया जुड़ा होता है, तो ये A आंसर सही है हमारा. Market value of final goods and services excluding नहीं, गलत है ये. Services produced including depreciation, ये भी गलत है, ये भी गलत. ये तीनों गलत हो गए. 49 का आंसर A सही है. क्वेश्चन नंबर 50. The gross domestic product at factor cost is calculated by which of the following formula? Gross domestic product at factor cost. ठीक है ना. तो GDP at factor cost is equal to GDP at market price. मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस सही है, प्लस सब्सिडी सही है. तो क्वेश्चन नंबर सी सही है. 50 का आंसर सी सही. ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 की तरफ. क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बेसिक प्राइस इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. तो बेसिक प्राइस इज इक्वल टू, बेसिक प्राइस वाला क्वेश्चन याद है ना, मैंने आप लोग को बेसिक प्राइस के बारे में बताया था कि इस पे क्वेश्चन आएगा. बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी. नहीं, मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी नहीं होती है. बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नो. बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, यस, प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस, यस, माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी. ये देखो प्लस गलती से आ गया, यहां पे ये माइनस होना चाहिए था. ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर है ICI के एंड पे, दिस इज द ब्लंडर. यहां माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी होना चाहिए था, तो हमारा सबसे बढ़िया आंसर डी होता. हमारा सबसे बढ़िया आंसर डी होता. ये देखिए क्वेश्चन जो है पेज नंबर 6.9 के बॉटम पे ये इक्वेशन दी हुई है. ठीक है, कोई खास बात नहीं, कोई बच्चा देख के समझ जाएगा कि हमारा डी आंसर सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री का स्टैंडर्ड हमारा पर कैपिटल इनकम होता है. ये इजी है. क्वेश्चन नंबर 53. द अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल दैट इज अवेलेबल फॉर देयर कंजम्पशन इज नोन एज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम. ये भी हम लोग को क्लियर है. 54. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन इंक्लूड होता है, यस. रिटेन अर्निंग्स होती है इंक्लूड, नो. इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, नो. कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटीज, नो, क्योंकि ये सब खर्च हो जाते हैं ना. इज इंक्लूडेड पूछा इन्होंने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू प्राइवेट इनकम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू प्राइवेट इनकम अंडर द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू प्राइवेट इनकम. ठीक है ना. इट इज पर्सनल इनकम एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन रेट, जरूरी नहीं है.
पर्सनल इनकम लेस पर्सनल इनकम टैक्सेस, प्राइवेट इनकम पूछ रहे हैं, नहीं ये भी नहीं सही है। इट इज इनकम बोथ फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम अक्रूड टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन द कंट्री, ये भी नहीं जरूरी है। इट इज इनकम accrued to private sector from all sources within and outside the country, हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि नेशनल इनकम के कंसेप्ट के लिए पूछ रहे हैं, नेशनल इनकम, इसलिए बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री होगा। आंसर नंबर डी सही है, आंसर नंबर डी सही है, ठीक है, डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाएं। व्हाट इज 56 सेइंग? in the preparation of state income estimates, state income, certain activities like railway, banking, insurance, etc., and thus their economic contribution assigned to more than one state is known as regional, supra-regional, central sector no, supra-regional yes, tertiary no, secondary no। B हो गया। Question number 57, which of the following is not a sector to be included in three sector model? थ्री सेक्टर मॉडल में तो गवर्नमेंट होती है, हाउस होल्ड होता है, बिजनेस होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, फॉरेन सेक्टर नहीं होता, ठीक है ना, ये फोर सेक्टर मॉडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 58, अंडर द कीनीशियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज गिवन टू द डिमांड फॉर मनी? इट्स नोन एज कीनीशियन थ्योरी में वर्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस यूज किया गया है, और ये हमारा पेज नंबर 6.36 में दिया हुआ है। अंडर द कीनीशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, the assumption that the consumption increases with an increase in disposable income will be dash than the increase in disposable, of course will be less than, ठीक है ना, will be less than, page number 6.39। which of the following is true in respect to relation to marginal propensity to consume, marginal propensity to consume and marginal propensity to save? consumption और saving दोनों मिला के 1 हो जाती हैं, किसमें दिया हुआ है? marginal propensity to consume plus saving is equal to 1, b में दिया हुआ है ये, ठीक है, ये दिया हुआ है किसमें? बी में, और ये मिल जाएगा हम लोगों को पेज नंबर 6.42 में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। So question number 61, which of the following is one of the key functions of fiscal policy and aims at eliminating the macroeconomic fluctuations arising from suboptimum allocation of resources will be known as? allocation function no, redistribution function no, stabilization function। 61 का C सही है, stabilization function होता है ये, क्योंकि it aims at eliminating the macroeconomic fluctuations from suboptimal, ठीक है। which of the following statement is true in respect of social cost, ठीक है ना, in respect of social cost, social cost is equal to private plus external, private मतलब हम लोग की external yes, प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल माइनस टोटल नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज नो, माइनस गवर्नमेंट टैक्सेस नो, माइनस गवर्नमेंट टैक्सेस फिर आ गया नो, तो इसका मतलब 62 का आंसर हमारा ए ही है, एंड पेज नंबर 7.27 पे हम लोगों को ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड, देख रहे हैं ना, इनमें से कौन सा पब्लिक गुड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पब्लिक गुड नॉन राइवल होते हैं, ऑफ कोर्स, जैसे रेलवे स्टेशन सभी लोग यूज कर सकते हैं, पब्लिक पार्क सभी लोग यूज कर सकते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। इंडिविजिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है। मोर वल्नरेबल टू एक्सटर्नलिटीज, हाँ लोग रेलवे स्टेशन गंदा कर देते हैं, पब्लिक पार्क गंदा कर देते हैं, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल नहीं होता, पब्लिक गुड्स आर नॉट एक्सक्लूडेबल, तो सभी के लिए होते हैं क्योंकि ये। तो क्वेश्चन नंबर 63 पेज नंबर 7.28 पे दिया हुआ है। What does the term lemon means in the model of Lemon's problem? Lemon's problem में lemon किसे कहते हैं हम लोग? Only good quality used cars? No. Both poor and good quality used cars? Yes. Average quality used cars? No. Scrap used cars? No. ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी हो गया 7.30 पे। सिक्सटी 65 में आ जाएं। The statutory disclaimer that mutual fund investment are subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing. Is which of the following type of government intervention? ये क्या कह रहा है
कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कोई ना दे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आंसर नंबर सी हो गया, आंसर नंबर सी हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides that in respect of every financial year the president shall cause to be laid down before both houses of the parliament statement of estimated receipts and expenses for the year. The statement is referred to as the budget. ठीक है, आगे देखते हैं। एनुअल फाइनेंशियल बजट, हाँ ये ज्यादा बेटर आंसर है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर नो, इंटरिम बजट नो। तो आई थिंक बी आंसर ठीक है हम लोगों का। ठीक है, you will get this on page number 7.52. Question number 67, which of the following information regarding the receipts and expenditure of the government is not presented in the budget documents? Receipts and expenses of the government is not presented, ठीक है ना, is not presented. Budget estimates of current financial year, no. Budget estimates of ensuring financial year, no. Revised estimates of ensuring financial year, no. Actual expenses and income of the current financial year, देखोगे ना, which of the following information regarding the receipt and expenditure of the government is not presented? Actual कैसे present कर सकते हैं भैया, एक्चुअल नहीं प्रेजेंट कर सकते ना, तो ये डी आंसर सही है। एक्चुअल तो बाद में पता चलता है ना, सब चीजें बजटेड करते हैं हम लोग। Which of the following is the nodal department of overseeing the public financial management system? नोडल डिपार्टमेंट का मतलब बेसिक डिपार्टमेंट हमारा कौन सा है? नीति आयोग इज नॉट द नोडल डिपार्टमेंट, तो हमारा प्लानिंग कमीशन होता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री फाइनेंस, सिर्फ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली खर्चों से रिलेटेड होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यस। तो 68 का आंसर सी है, पेज नंबर 7.58 में दिया हुआ। रिजर्व बैंक तो फाइनेंस देखता है। ड्यूरिंग द बजट प्रोसीडिंग्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बजट प्रोसीडिंग्स के दौरान स्पीकर ऑफ द लोकसभा prescribe once the prescribed time is over puts all the outstanding demands for grants whether discussed or not to vote the house. This process no speed up करने के लिए, ये क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, चीजों को स्पीड अप करने के लिए उसको बुलेटिन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बोल भी दिया था कि ये वर्ड एग्जाम में आएगा, देखिए आ गया। फ्री के नंबर है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट? इट इज डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या चीज नॉट ट्रू है, ठीक है ना? इट इज डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यस डेलिबरेट है, ये ट्रू है, तो टी लिख दें। इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट एक्शन इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये भी ट्रू है। टैक्सेशन पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये भी ट्रू है। फिस्कल पॉलिसी सप्लाई साइड पॉलिसी, नो, ये फॉल्स है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? डी ऑप्शन इज नॉट ट्रू। पेज नंबर 7.72। आर वी ओके? क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। What is the term Y represent in the expression MD is equal to KPY? Y का क्या मतलब है? तो Y तो हमेशा इनकम होती है। कौन सी इनकम है देखें? रियल नेशनल इनकम, यस। प्राइस लेवल, नो। मनी सप्लाई, नो। इंटरेस्ट रेट, नो। तो रियल मनी इनकम हमारा सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 71 का। पेज नंबर 8.1 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 8.1 पे दिया हुआ है। आगे अब 70 हुए यार, बताओ 30 क्वेश्चन में भी 30 मिनट और लग जाएंगे क्या? नहीं, बात इनकी नहीं है, बात ये है कि कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है अभी। 58, पिछली बार हम लोग ने 59 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था। तो हम कहां ले रहे हैं यार? हमको आंसर मिले तो हम एक बार भी ना रुका। हमें आंसर तो मिले, हम काहे पॉज कर रहे हैं?
आंसर नहीं मिल पा रहे हैं आज किसी कारण। 73 मॉड्यूल में नहीं है शायद। हटा लो, जितनी जल्दी पैक कर लोगे उतना जल्दी आखिरी काम हो जाएगा। कौन सा? 73 में 1 2 3 ऐड हो रहे हैं, डी माइनस हो रहा है। अच्छा, कैलकुलेट करेंसी विद पब्लिक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। करेंसी विद पब्लिक में कैश इन हैंड विद बैंक, और ये दोनों माइनस होंगे तो 262548 आ जाएगा। हाँ, 72 हो गया, 73 हो गया, 74 और 5 भी हो जाएगा ना, थ्योरी के हैं दोनों। ठीक है, अब तुम लोग 76 से कर रहे हो, पास करो यार। बच्चों ने ना, अब तुमको समझ में आया हम क्यों तुम लोग के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। अब तुमको समझ में आया क्यों परेशान हो रहे थे सब। ये लोग भाई फ्रेशर हैं, कुछ नहीं आता है इन लोग को। ये सब भी हटा लो बेटा यहाँ से। जितना ज्यादा पैक रखोगे उतनी जल्दी निपटा देंगे हम लोग। तुम लोग ने समोसा नहीं खाया, आखिरी में खाओगे। कोई चीज हो जाता है, सब ठीक होता है। और भाई कर दिया इन्होंने 75 तक। पूरा 75 तक होगा। ये 3% किताब में दिया है ना 72 का। सेवेंटी, वही तो पूछ रहा हूँ 3% कैसे आया है। और बताना पड़ेगा ना बच्चों को। हम्म 3% कहाँ दिया है। इससे आया है 3। तो फिर वही तो 3 कहाँ से आया ये। Banks availing marginal standing facility rate can use a maximum of how much percentage of statutory liquidity? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ 1 है 3 क्यों बता रहे हो तुम लोग। 72 का आंसर सी क्यों बता रहे हो। हाँ,
ये देखो ये आंसर है तो 1% ऑफ SLR सिक्योरिटीज यही आंसर है, तभी तो मैं कह रहा हूँ 3 रॉन्ग है आंसर, वन आंसर सही है। 1 करो, 72 का आंसर 1 है। हाँ भेजो भाई, बैटरी इसकी लो हो गई है क्या? जा रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में आगे बढ़ते हैं। बैंक अवेलिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कैन यूज मैक्सिमम ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये साफ साफ दिया है किताब में। क्या हो गया? है भैया यहां तक फाइल सेव कर लो, ऐसा ना हो जाए कोई कांड हो जाए। तो ये देखिए दिया हुआ है हमारे मॉड्यूल में साफ साफ कि 1% इसका आंसर है। पेज नंबर 8.5 में दिया हुआ है कि 1% तक हम लोग स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेट द करेंसी विद पब्लिक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो कैलकुलेट द करेंसी विद पब्लिक लिखा है इन्होंने वर्ड विद पब्लिक। तो विद पब्लिक में नोट्स इन सर्कुलेशन विद पब्लिक यस, कॉइन्स इन सर्कुलेशन प्लस कर दें यस, कैश इन हैंड विद बैंक ये माइनस होगा, कॉइन्स इन हैंड विद बैंक ये भी माइनस होगा। तो करिए 259121 प्लस 23,345 माइनस 19,009 एंड माइनस 909 इज इक्वल टू 262548 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर बी सही है। आंसर नंबर
बी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 में आ जाए, लिक्विडिटी ट्रैप अकर्स व्हेन interest rates are high, people prefer bonds over cash balances, interest rates are near zero and people prefer holding cash over bonds। ये ज्यादा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी ज्यादा सही है, 74 के बी में आ जाए। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन टाइम डिपॉजिट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट ऑन द बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी एक्सपेंशन। It leads to higher availability of free reserves and consequent enlargement of volume of multiple deposits, expansion and monetary expansion। Higher availability of free reserves, ये पॉइंट सही है। 75 का ए ज्यादा सही लग रहा है। reduces the availability, reduces वर्ड गलत हो जाता है। no impact वर्ड भी गलत है। it directly reduces the money supply as time deposits are not considered part of money supply। it फिर से reduces वर्ड गलत हो जाते हैं। तो गाइज हम लोग को इसमें हायर अवेलेबिलिटी के बारे में लिखना है। तो 75 का आंसर ए हो गया, पेज नंबर 8.31 में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाए जरा हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करते हैं. ब्रॉड मनी इंक्लूड्स क्वेश्चन 76 में आ जाते हैं. ब्रॉड मनी इंक्लूड्स करेंसी डिपॉजिट विद एन अग्रीड मैच्योरिटी अप टू डैश ईयर्स. ठीक है ना. तो ब्रॉड मनी में तो करेंसी डिपॉजिट एफडी डिपॉजिट 2 इयर्स का होता है. डिपॉजिट रिडीमेबल एट अ नोटिस अप टू 3 इयर्स होता है. रीपर्चेज अग्रीमेंट्स एंड मनी मार्केट शेयर फंड एंड डेट सिक्योरिटी अप टू 2 इयर्स होता है. 232 कहां दिया हुआ है? 76 में 232 डी में दिया हुआ है. वाओ, व्हाट अ टेक्निकल क्वेश्चन. आसान नहीं है, मतलब याद रखना पड़ेगा इतना. ठीक है ना. तो ये आपको दिया मिलेगा पेज नंबर 8.24 पे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M1. करेंसी विद पब्लिक तो इंक्लूड होती है. नॉट पूछ रहे हैं ना, नॉट. डिमांड डिपॉजिट विद बैंक इंक्लूड होती है. टाइम डिपॉजिट नहीं होती. अदर डिपॉजिट्स होती है. तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो गया 77C, गिवन इन पेज नंबर 8.27. 78 में आ जाएं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फ्राइडमैन्स डिमांड ऑफ मनी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. नॉट को ये बिल्कुल दोस्त बनाए हुए अपना. नॉमिनल डिमांड फॉर मनी इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ टोटल वेल्थ. यस. It is possibly related to price level. P price level the demand for money increases. Yes. Nominal demand for money falls if opportunity cost of money holding declines. Nominal demand for money falls if opportunity cost of the money holding declines. ये नहीं होगा क्योंकि डिमांड फॉर मनी फॉल नहीं करेगी अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग डिक्लाइंस, राइज करेगी. नॉमिनल डिमांड फॉर मनी इज इंक्लूडेड बाय इन्फ्लेशन. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी. ये ठीक है. सी आंसर हो गया. 79. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. क्वांटिटेटिव टूल इनमें से कौन नहीं है? तो कह रहे हैं क्वांटिटेटिव टूल इनमें से कैश रिजर्व रेशियो है. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस है. क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन से तो पता चलता है ना कि हम लोग मनी सप्लाई कम करेंगे ज्यादा करेंगे. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इजी क्वेश्चन, कोई भी बच्चा इसको सही कर लेगा क्योंकि ये मालूम है कि सुना हुआ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर डी हो गया, गिवन इन पेज नंबर 8.49. क्वेश्चन नंबर 80 में आ जाएं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू. इनमें से ट्रू कौन है? रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल टू रेपो रेट -1. रेपो रेट -1 नहीं होता है. रिवर्स रेपो, अच्छा हाँ, रिवर्स रेपो मतलब वो आपको ब्याज 1% कम देंगे. उल्टा दिया है किताब में, दिया है रेपो रेट इज इक्वल टू रिवर्स रेपो रेट +1. तो ए सही हो गया है. रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल टू रेपो रेट +1. नो. रेपो रेट इज इक्वल टू रिवर्स रेपो रेट -1 एंड रेपो रेट इज इक्वल टू 1 माइनस रिवर्स रेपो रेट. देखो, रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई दूसरे नेशनल बैंकों को लोन देता है. तो आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? उससे -1 हो जाएगा. तो ए का आंसर, ए आंसर हमारा सही हो गया, गिवन इन पेज नंबर 8.5. ठीक है, आगे आते हैं 81. इन द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. It is based on money cost which is more realistic. ये तो ट्रू नहीं लग रहा है मुझे. It is positive in nature. It is normative in nature. हाँ,
नॉर्मेटिव तो सही लग रहा है, नॉर्मेटिव नहीं, बेस्ड ऑन ह्यूमन फैक्टर्स डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस, ये भी सही है, तो बी आंसर सही हो गया हमारा। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 9.8 पे। 82 पे आ जाएं। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज enhanced एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यूजिंग इट इंक्रीजेस, विच इफेक्ट इज इट? तो ये कह रहे हैं इट इज नोन एज बैंड वैगन इफेक्ट, पता है हम लोगों को। इट इज मेंशन्ड इन पेज नंबर 2.7। ये वापस से चैप्टर 2 कहां से आ गया? धीरे धीरे हम लोग चैप्टर नंबर 8, 9, 10 की तरफ बढ़ रहे थे। व्हाट इज एड वैलोरम टैरिफ? एड वैलोरम टैरिफ वही होता है जो परसेंटेज ऑन एमआरपी होता है, फिक्स परसेंटेज ऑन वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड ऑफ द कमोडिटी होता है। ठीक है ना, वेट रेट पे नहीं होता, फिजिकल यूनिट नहीं होता है, कैलेंडर ईयर नहीं होता है, फ्लैट रेट नहीं होता है, तो सी ऑप्शन सही है। Tariff which is set so high that no imports can enter is known as prohibitive tariff, क्योंकि वो आपको prohibit करते हैं किसी भी कंट्री में आने से। ठीक है, तो इट्स पेज नंबर 9.19। Which of these countries is a part of USMCA agreement? ये मैंने आप लोग को मार्क कराया था। मैक्सिको पार्ट है UMCA एग्रीमेंट का, बाकी माल्टा, मलेशिया और मंगोलिया नहीं है। पेज नंबर 9.34। Which of these is the main reason why GATT lost its relevance in 1980? Inadequacies in institutional structure and dispute settlement system की वजह से लॉस कर दिया था उन्होंने। पेज नंबर 9.37 में दिया हुआ है ये। 87 में आ जाए। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ दोहा डेवलपमेंट, आपको साफ बताया था क्लास में कि दोहा राउंड, दोहा डेवलपमेंट जरूर आएगा। एग्रीकल्चर ट्रेड वॉज द कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। 9.44 में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। मैच द फॉलोइंग करना है हम लोगों को। टेबल ए का टेबल बी से हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ए हैज अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड इज इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो क्या इस तरीके से देखना? अच्छा, ओके। तो इसका आंसर आप देखिए, कुछ लाइनें बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ए का 2 है। ठीक है ना, और बी जो है स्पेकुलेटिव नेचर का है, तो बी का 1 हो गया। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। सी का 4 हो गया। ठीक है, डी का 3 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये ए सही हो गया। ये कोई एक चैप्टर का नहीं है टॉपिक, मिसलेनियस है। आगे डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में आ जाएं। व्हाट इज सेइंग? एन इन्वेस्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टर्स एस्टैब्लिशेस अ बिजनेस एक्टिविटी इन अ फॉरेन कंट्री which is different from investors main business but in some way supplements his major activity. some way supplements the major activity यानी एक कंट्री का दूसरी कंट्री से रिलेशन है, तो कॉन्ग्लोमरेट हो गया, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्ग्लोमरेट हो गया। ठीक है, 89 के बाद 90 में आ जाए। 90 क्या कह रहा है? एन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और स्ट्रॉन्ग करेंसी मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी मोर डैश, therefore it can be exchanged for a dash amount of foreign currency। ठीक बात है, वैल्यूएबल कर देती है हमारी कंट्री, तो स्मॉलर अमाउंट के लिए वो एक्सचेंज की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 91 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल रिफॉर्म्स एंश्योरिंग बेटर टैक्स कंप्लायंस? क्या कोई फिजिकल रिफॉर्म है? तो कह रहे हैं हाँ है। री इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड फिजिकल रिफॉर्म्स नहीं है। प्राइवेट सेक्टर है, ये है। 1, 3 एंड 4 किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है 1, 3 एंड 4। ठीक है, 92 में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी? प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी किस में है, जरा देखें हम लोग। इन विच केस इज प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी? प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, बात को समझिएगा। प्री ब्रिटिश क्या है? इंडियन इकोनॉमी 92 में। तो प्री ब्रिटिश में कह रहे हैं इट्स सेल्फ सफिशिएंट, विलेजेस हुआ करती थी, सिटीज हुआ करती थी, सेंटर ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे, तो बी आंसर हमारा सही है। 93 में आ जाए ना। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म इंक्लूड्स, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म इंक्लूड्स बी रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, अच्छा 92 का मैंने आप लोगों को पेज नंबर नहीं लिखवाया, ये 10.1 है। 93 का पेज नंबर 10.13 है। ठीक है,
94 में आ जाए, विच इनिशिएटिव बाय नीति आयोग इज सीन, तो ई अमृत हुआ था नीति आयोग में। ये थोड़ा सा मैं डायरेक्टली इसलिए बोल दे रहा हूँ कि सब क्लास में पढ़ाया हुआ है, बच्चों को पूरा पूरा मैटर रटवाया हुआ है, तो दे आर एबल टू डू इट। 94 का पेज नंबर 10.17 है। 95 में आ जाए, अर्ली लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन इंडिया इन, कब हुआ था, तो कह रहे हैं स्टार्टेड इन 1980s, पेज नंबर 10.7 है ये। 96 में आ जाए, विच परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, तो 47% एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, ये पेज नंबर 10.19 में दिया हुआ है। विच गवर्नमेंट स्कीम फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग नेशनल सपोर्ट टू फार्मर्स, फार्मर्स को सपोर्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देती है, और ये दिया है पेज नंबर 10.20 पे। विच रेजीम रिप्लेस द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, इसका आंसर है FIF पोर्टल, ये दिया है पेज नंबर 10.23 पे। बीपी हाई हो रहा होगा आप लोग का कि सर सारे क्वेश्चंस हो गए देखते देखते, हम लोग को भरोसा ही नहीं था। विच वॉज इंडियाज रैंक इन 2022 इन द ग्लोबल इंडेक्स, इसका आंसर है 40th रैंक थी, ये पेज नंबर 10.22 में दिया हुआ है। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पॉलिसी रिप्लेस बाय मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडियन स्कीम ऑफ MEIS इन 2021। अब देखो ये लेटेस्ट टॉपिक है इसलिए पूछ लिया गया है। RODTEP पेज नंबर 10.23 पे दिया हुआ है गाइज। तो फाइनली देखिए हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चंस कर लिए। पेपर बहुत आसान नहीं था, मजे का ट्रिकी पेपर था, इसका मतलब हम लोग को मेहनत बहुत करनी है। अभी 4-4 महीने में अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने आपको लगभग हर क्वेश्चन का मॉड्यूल का पेज नंबर दे दिया है। इसका मतलब मॉड्यूल इज द बाइबल, किसी नोट से मत पढ़िए, किसी जेरोक्स से, फोटोकॉपी से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के नोट से मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग दोबारा किसी और अच्छे नोट्स के साथ, चैप्टर्स के साथ, पढ़ाई के साथ, लेक्चर्स के साथ। आपके लिए गुड लक सब लोगों को, भगवान चाहे, ऊपर वाला चाहे कि आप सब लोग पास हो जाएं। प्लीज एंश्योर दैट अगर आप पास हो जाते हैं तो आप अपनी पढ़ाई CA इंटर की बहुत जल्दी शुरू कर लीजिएगा। किसी कारणवश आपको लग रहा है कि यार 50-50 चांसेस हैं, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर 45 मिनट्स, फॉर 45 डेज ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आने में लगभग 40 से 45 दिन होते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो प्लीज एंश्योर कि आप मेरे चैनल को, क्रक्स एकेडमी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और भी कई वीडियोस बनाऊंगा जो कि नॉलेजफुल होंगी, जो कि आपके बहुत फायदे की होंगी। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।